बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज एक मरतबा फिर हम बात करने जा रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, क्योंकि तहसीलदार, नायब तहसीलदार के जो इम्तिहानात थे जनवरी में होना थे, जिनके पेपर्स लीक हुए थे, अब एक मरतबा फिर उनकी डेट आ गई है। पहले ये डेट जो थी अक्टूबर के महीने में ही पहले होना था, फिर इसको कैंसिल किया गया। अब दोबारा 24 को इंग्लिश का पेपर और 31 तारीख को जनरल नॉलेज का पेपर हो रहा है। मेरा आज जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, अभी तक यूँ लगता है कि हमने जो जनवरी फरवरी मार्च में बातें की थी, अभी तक उसी रवायत पर चल रहा है। यूँ लगता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पक्की नौकरियां देता है, उसने करप्शन को भी वहाँ पर पक्की नौकरी दे दी है और उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। पेपर फ़रोख्त करने के हवाले से जो हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए थे, उनका तसलसल अभी जारी है। और ताज़ा तरीन काम ये हुआ है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक मरतबा फिर उसी किस्म की बदनज़मी और बदएहतियाती का मुज़ाहरा करते हुए जो मरकज़ी मुल्ज़म था पेपर फ़रोख्त करने के हवाले से और उसके साथियों की भी रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी हैं। अब अगर जब वो जेल में हैं, लेकिन वो पैरोल पर जाकर पेपर भी दे सकते हैं और वो पेपर जब वो पहले उनके सारे राब्ते मौजूद हैं, तो एक मरतबा फिर वो आगे आकर वही सब कुछ कर सकते हैं, पेपर निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ये सूरत हाल उस वक़्त सामने आई जब आज से चंद रोज़ पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन तमाम कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, जिसको उन्होंने कहा कि ये सब इम्तिहान में अपीयर नहीं हो सकते, ये इम्तिहान नहीं दे सकते, लेकिन उनमें इन मुजरमों के या मुल्ज़िमों के नाम शामिल नहीं थे। इसके बाद हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रब्ता किया, उनसे पूछा कि आप किस तरह उन लोगों को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे सकते हैं जो पेपर लीक करने के हवाले से एंटी करप्शन ने बाकायदा उनको रंगे हाथों पकड़ा हो और एक बहुत बड़ा स्कैंडल उसके नतीजे में सामने आया हो और पता चला हो कि यहाँ पर तो जो नौकरियाँ हैं वो 1-1 करोड़ रुपए की नौकरी बेची जा रही है नायब तहसीलदार की। यहाँ पर 25-25 लाख के पेपर्स बिक रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बोलियाँ लग रही हैं प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की नौकरियों के लिए। तो आप किस तरह उनको ला सकते हैं सामने। आज सुबह मैंने डायरेक्टोरेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पब्लिक रिलेशंस का जो है वहाँ पर भी रब्ता किया, हुकूमत पंजाब से भी। हम चाहते थे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद हो। हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से भी रब्ता किया और ऑफिशियली उनसे रिक्वेस्ट की कि आप किसी न किसी को यहाँ पर भेजें और जो हम सवाल उठाना चाह रहे हैं उनके जवाब हम आपसे ले सकें, या अगर हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन है तो आप दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि ये एक मोहतरम इदारा है, इसकी एक प्रेस्टीज है, इसका एक वक़ार है, इसकी एक क्रेडिबिलिटी है जो बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर साल 15-20 लाख स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करते हैं नौकरियों के लिए। अगर एतमाद नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक और प्रेस रिलीज जारी कर दी और कहा कि गजनफर जो मरकज़ी मुल्ज़िम था उसका नाम भी लिस्ट में शामिल कर दिया, जिसके मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कुछ तो रिस्पॉन्स किया। लेकिन सवाल भी बहुत सारे बाकी हैं। सवाल ये है कि वज़ीर आला की जो मुआयना टीम है, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम उसको कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले पूरे का नोटिस लिया था। आज 10 माह के बाद भी हम वहाँ पर किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुँच सके, क्यों हमारे पास इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद नहीं है, क्यों हमें पता नहीं है कि जो पेपर्स बिके थे उनकी सूरत हाल क्या है और उसके बाद क्या इक़दामात हैं जो लिए गए हैं। मुझे बहुत ही माजरत के साथ कहना है, मैं एहतराम करता हूँ सेक्रेटरी साहब का, लेकिन एक मरतबा फिर सेक्रेटरी साहब अपनी सीट पर मौजूद हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि वही सेक्रेटरी साहब जिनके मौजूदगी में ये सारा खेल होता रहा, ये सारा काम होता रहा, आज अक्टूबर के महीने में जब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो एक मरतबा फिर ASI के पेपर्स लीक हो चुके हैं, सोशल मीडिया पे आ चुके हैं उनकी तस्वीरें। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये किसकी निगरानी में हो रहा है। और अगर एक मरतबा फिर पेपर लीक होना शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई गड़बड़ है। और इसके साथ ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से बहुत सारे सवाल आते हैं, स्टूडेंट्स करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे एक सवाल ये है
कि आपके इंटरव्यू का तरीकाकार क्या है, आप किस तरह इंटरव्यू लेते हैं। और इस इंटरव्यू में मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो बड़ी अजीब व गरीब है, मैं उनके हवाले भी दूंगा नामों के। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप जिसको चाहें पास कर सकते हैं, जिसको चाहें फेल कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका इख्तियार है, ज़ाहिर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आपका नंबर देने का क्राइटेरिया क्या है। और सवाल ये भी है कि आपने इस बरस जो FA और मैट्रिक के रिज़ल्ट आए हैं और जिस किस्म के मशकूक रिज़ल्ट आए हैं, उसके बाद आपने अपना क्राइटेरिया जो नंबर्स की एलोकेशन है वो क्यों तब्दील कर दी है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, अभी तक यहाँ पर किसी को कुछ इल्म नहीं है। इशू क्या है? इशू ये है कि सवाल इसके साथ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके हवाले से PPSC शेम ऑन यू का एक मरतबा फिर टॉप ट्रेंड सामने आ रहा है, वो क्यों जो है अपने तरीक़ाकार की वजाहत करने के लिए तैयार नहीं, क्यों बताने के लिए तैयार नहीं, क्यों लाखों नौजवान जो और होनहार नौजवान, ग्रेजुएशन किए हुए नौजवान उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, क्यों कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, क्यों अपने चेहरे पर जो है माजरत के साथ अपने मुंह पर कालक क्यों मल रहे हैं, करप्शन की मशकूक रिजल्ट क्यों बना रहे हैं, क्यों नौकरियों को देने के हवाले से रिश्वत की, पेपर बिकने की बातें जो है उनको क्लियर नहीं कर रहे, इसमें उनका फ़ायदा क्या है। क्या वजह है कि सेक्रेटरी साहब के इलाके झंड से लोग कामयाब होते चले जा रहे हैं, क्या वजह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इस्लाह में लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हम आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करवा के दे देंगे, हम इतने लाख लेंगे, हम इतने पैसे लेंगे, इसके नतीजे में पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ये क्या है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक मरतबा फिर मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं। मोहम्मद बिलाल क़यादत करते रहे उन स्टूडेंट्स की जो इससे पहले भी एहतजाज करते रहे हैं, एक मरतबा फिर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल में क्या तब्दीली आई, क्या नहीं आई, इस वक्त बिलाल क्या सूरत हाल है? बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँगा कि पंजाब में आप वाहिद वो शख्स हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और इस मसले की हसासियत को समझा, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और मुझे पहले भी आपने मौका दिया, हालांकि इवन आप मुझे ना, मैं वल्लाह कहता हूँ कि ना मैं आपको जानता था ना आप मुझे जानते थे, और मैं ये समझता हूँ कि आपने एक उम्मीद की किरण जो है वो जगा के। असल में ये मसला आपका नहीं है, मेरा नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी का मसला है, साख का मसला है, ये हमारे पंजाब के उन तमाम नौजवानों का मसला है जिन्होंने पंजाब की सरकारी नौकरियां लेनी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लेनी है। और मैं चाहता हूँ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा शफाफ इदारा हो जिस पर सब ट्रस्ट करें। ये नहीं कि जो आप एहतजाज करते रहे, जो आप इल्जाम लगाते रहे, वो मैं चाहता हूं ना हो। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ, एक तो ASI का पेपर लीक हुआ, सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी में ही हुआ, वो भी बात कीजिए। और इससे पहले जो इस वक्त जो रोल नंबर स्लिप जारी हुई, वो इशू क्या है? मैं 4 से 5 मिनट लेकर इंशाल्लाह इसको समराइज कर दूंगा। देखें, हम भी यही चाहते हैं कि ये इदारा, क्योंकि हमें गरीब नौजवान को जिसने ग्रेजुएशन की हुई है और माँ बाप का सरमाया जिसके ऊपर लगा हुआ है, उसकी यही कोशिश है कि वो अपने आप को नौकरी ले, और अपनी फैमिली स्टेटस को वो कैसे बदल सकता है? वो इसी तरीके से बदल सकता है कि पढ़ाई करता है, उसके माँ बाप उसके ऊपर सरमाया लगाते हैं, उसके बाद वो 1 साल 2 साल किताबों के ऊपर पूरे उसे नक्शे बनाने आते हैं, पूरी दुनिया का उसे पता होता है, और वो फिर जो है नौकरी ले लेता है। लेकिन हम PPSC को शफाफ रहना देना चाहते थे। 26 दिसंबर को हम आए, हमने चेयरमैन साहब को कहा, 26 दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, हमने कहा खुदारा सर, हम आपको बता रहे हैं, हम टॉपर्स हैं पंजाब के, खुदारा हम सबको देख लें, हमारे रोल नंबर चेक कर लें, ये PPSC में करप्शन हो रही है, आप खुद से इसको आइडेंटिफाई कर लें ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो जाए, ताकि हमें जो है वो डिले ना हो जाए। इन्होंने कहा आप प्लांटेड लोगों, आप जाओ इधर से, हमें जलील करके, हमें रुसवा करके इन्होंने भेज दिया। वो एंटी करप्शन को, और गौहर नफीस साहब की मैं मेहरबानी करूंगा और आपकी स्पेशली कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया, जिसकी वजह से एंटी करप्शन एक्टिव हुई, और वो पेपर सारा का सारा 2 जनवरी 2021 को जो तहसीलदार का होना था, चेयरमैन साहब के सामने रख दिया। अब ये सारी कार्रवाई हो गई, सारा कुछ हो गया, अब हम कैंडिडेट्स का इस मामले में कोई 1% कसूर बताएं? हमारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन उस वक्त से अब तक
सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सजा भुगत रहा है तो वो हम कैंडिडेट्स हैं। हमें पहले भी इनकी मुतलकुल अनानी का सामना करना पड़ा, हमें पहले भी इन्होंने बेइज्जत करके इधर से भगा दिया, और फिर जब हम एंटी करप्शन ने इनको एक्सपोज किया तो अब ये दोबारा कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि किसी को रिक्वेस्ट कर दें। चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई 4 जनवरी 2021 को, आज अक्टूबर हो गया, 10 महीने हो गए, 5 दिन में रिपोर्ट देनी थी 9 जनवरी को, कोई रिपोर्ट नहीं आई। यानी ऐसे बेहिसी का मुआशरा और ऐसी बेहिसी की गवर्नमेंट मैंने आज तक नहीं देखी कि जो ना गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है ना पीपीएससी रिस्पॉन्ड कर रही है। एक कैंडिडेट्स को उनको पता ही नहीं है कि गरीब के बच्चे के ऊपर क्या बीतती है। मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि लोग मुझे किस किस तरीके से हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि सर 9वें स्केल की कोई नौकरी मिल जाए, हमें रोजगार मिल जाए, हमारे घर का सर्कल चल जाए। जब मैं भी इधर आया था मेरे पास भी यही हालात थे लास्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे हालात बदले, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे पास घर में कुछ भी नहीं था जब मैं लास्ट टाइम इधर आया था। मैं फिर भी आया। हम लोग इस तरीके से आते हैं, मेरे 2 बहन भाई माजूर हैं, मेरे पास ऊपर मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी थी। मैं उस वक्त आया यहां पर क्योंकि मेरे पास रोजगार नहीं था और 85 नंबर थे मेरे पास 85 नंबर थे। मैंने पंजाब को टॉप किया था, लेकिन उस वक्त से अब तक 2 साल हो गए हैं मैं जलील हो रहा हूं। और पीपीएससी क्या कर रही है? पीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन देने की जहमत नहीं की। कैंडिडेट्स आप तसल्ली रखो, शफाफियत आएगी। अब हमारा जो भी मामला था हमने रिजॉल्व कर दिया। इन्होंने उसके ऊपर से क्या किया, गजनफर नौल अभी 1 हफ्ता पहले इन्होंने डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट भेजी है। प्रेस रिलीज चेक की जा सकती है पीपीएससी की वेबसाइट पर। नाज़रीन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हाँ जी। ये वो लिस्ट है, उसके मुख्तलिफ पेजेस हैं जो इससे पहले जारी की गई थी। इसमें गजनफर नौल का नाम नहीं है, इसमें गजनफर नौल का नाम नहीं है। ये वो मरकजी मुल्ज़म है जो इस वक्त जेल में है। गौर शेर अली का नाम नहीं है। गौर इसका नाम, इन सब का नाम अब नई लिस्ट में लगाया गया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो नई लिस्ट लगाई है वो आज जारी की गई है। आज हमारे राब्ता करने के बाद जारी की गई है। तो उसमें जहांजेब का नाम कहां है? जहांजेब एंटी करप्शन की रिपोर्ट में देखा जा सकता है। जहांजेब वो शख्स था जिसने पेपर 5 लाख रुपए में इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का लिया था। वो सोनिया तहसीलदारनी जो कि कमिश्नर लाहौर या जो भी, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करूंगा, लेकिन कमिश्नर साहब की जो बहन थी वो जिन्होंने 5-5 लाख लेकर जो है वो तहसीलदार के पेपरों की बात की थी, वो कहां गई? उनका नाम कहां पर है? भी सारे नाम शामिल नहीं है। कोई नाम शामिल नहीं है, सिर्फ 4 नाम शामिल किए गए हैं। ये 4 नाम शामिल थे। कैसे सिस्टमैटिक तरीके से धांधली हुई थी हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हुई थी। यहां पर इनका असदुल्ला डायरेक्टर एग्जामिनेशन इन्वॉल्व था। कैसे इन्वॉल्व था? कौन इंस्ट्रक्शन देता था उसको? डाटा एंट्री ऑपरेटर वकार। उसके बाद रीजनल डायरेक्टर ये जो बहावलपुर का था फुरकान। ये कैसे इनका एक राब्ता, किस तरीके से, कौन राब्ता था इनका कन्वीनियर कौन था, इनको कौन आपस में कम्युनिकेट करवाता था, ये बताएं ना। ना हमें सीएमआईटी ने कुछ बताया। चीफ मिनिस्टर की जो इंस्पेक्शन टीम थी वो अली मुर्तजा साहब के साथ भी हमने राब्ता करने की बहुत कोशिश की, उन्होंने भी हमें कुछ नहीं बताया। और उसके बाद पीपीएससी तो ढिटाई अब जो है किस तरीके से भोंडे तरीके से आज लिस्ट जारी कर दी है, और वो भी इनकम्प्लीट। हम तहसीलदार का पेपर ऐसे नहीं मानेंगे। तहसीलदार का अगर आप लोगों ने पेपर लेना है, और हमें ये चाहिए भी इमीडिएट बेसिस पर। हम पहले बहुत जलील हो चुके हैं, हमारे 3 साल ज़ाया किए हैं आप लोगों ने, और हम अब ओवर एज हो चुके हैं। अब हमारी एज नहीं बची। इस पर मैं अलग बात करना चाह रहा हूं। असल में जो लोग ओवर एज हुए हैं और जो 3 साल 2 साल 3 साल ज़ाया हुए हैं, उस पर हम अलग बात करेंगे। वापस आते हैं पेपर्स के ऊपर। पेपर्स की अभी भी बिलाल आप कह रहे हैं कि शफाफियत मौजूद नहीं है। इससे पहले अभी इसी महीने में, अक्टूबर के महीने में एएसआई के पेपर हुए। अब एएसआई का पेपर जो है, हुकूमत ये कहती है कि हम पुलिस में भर्ती के लिए शफाफियत लाएंगे। होता क्या है कि पुलिस में भर्ती के लिए भी जिस तरह नायब तहसीलदार के लिए होता है, आप लाखों नहीं शायद 5 लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसी एएसआई ने बाद में सब इंस्पेक्टर बनना है, उसी ने इंस्पेक्टर बनना है, उसी ने डीएसपी बनना है। वो एक मरतबा 1 करोड़ रुपया दे भी देगा, 2 करोड़ दे भी देगा, तो इतना करप्ट सिस्टम है कि उसको उम्मीद होगी कि मैं ये 1, 2, 3 साल में निकाल लूंगा, उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी प्रॉफिट में जाएगी। एएसआई के पेपर के साथ क्या हुआ? सर ये आपको जवाब दे ही नहीं सकते। कैसे जवाब दें? यानी अब लिस्ट लगाने से मुराद क्या है? यानी इन्होंने इस मसले को देखा ही नहीं। अगर देखा होता नहीं, तो मेरा सवाल दोबारा से अब एएसआई इसी तरीके से जब सेम सेक्रेटरी को बिठाकर एएसआई का पेपर लिया जाएगा, जिस सेक्रेटरी के होते हुए ये पूरी करप्शन हुई थी, वही सेक्रेटरी जब बैठा होगा, वही लोग इदारे के अंदर बैठे होंगे, तो फिर क्या होगा? वो जो नेक्सस तोड़ना होता है, वो जो एक पूरा गैंग था, उसको जो ब्रेक करना था, एंटी करप्शन ने बहुत जबरदस्त कार्रवाई की थी, लेकिन उसके लिए एक पैरेलल कमेटी होनी चाहिए थी। वो कमेटी कहां पर है?
वो कमेटी कहां पर है, पीपीएससी ने कहां पर रिएक्शन लिया है, पीपीएससी का कहां एक्शन है? ये तो एक रिएक्शनरी बॉडी बनी हुई है कि अगर कोई कॉल दे देगा तो ये रिस्पॉन्ड करेगी और 4 लोगों की लिस्ट लगा देगी। इस तरह से इदारे काम करते हैं। ये आपको टॉप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक आज खुद इस करप्शन के ऊपर बंदों के खिलाफ कोई एंटी करप्शन की कार्रवाई अपनी तरफ है। कोई किसी भी जगह पे जब कोई धांधली होती है, कोई इल्जाम लगता है, कोई इशू सामने आता है, स्कैंडल बनता है, तो इदारा तहकीक करके कुछ ना कोई कार्रवाई करता है। कोई ऐसी इतला मौजूद है कि पीपीएससी ने कुछ किया हो? कुछ नहीं किया, पीपीएससी ने कुछ नहीं किया। हम पीपीएससी को एप्लीकेशंस दी हमने, क्योंकि इनका मैं इंटरव्यू के हवाले से बताऊं कि इंटरव्यू में कामरान और जहांजेब चलें जी, टेस्ट में उन्होंने पैसे दे दिए, टेस्ट में इन्होंने पैसे दे दिए, पैसे देकर टेस्ट इन्होंने पास कर लिया। आपको पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता तो मैं उनकी इतला के लिए बता देता हूं, 50 नंबर होते हैं टेस्ट के और 40 नंबर होते थे पहले एकेडमिक मार्क्स के, तो 90 नंबर और 100 नंबर का होता था इंटरव्यू। इट मींस इंटरव्यू विल डिसाइड ईदर यू विल गेट जॉब और नॉट। सही। लेकिन कामरान हनीफ को और जहांजेब को, कामरान हनीफ का उस ब्लॉक लिस्ट के अंदर भी नाम है, ये जो अभी रिसेंटली कल आज जो है जारी की है पीपीएससी ने, कामरान हनीफ का उसमें नाम है। लेकिन वो जो जहांजेब दूसरे नंबर पर, जिसने इंस्पेक्टर एंटी करप्शन में टॉप किया था, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन में टॉप किया था आफ्टर इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू में कैसे इतने अच्छे नंबर ले लिए? इंटरव्यू में उसके पास कैसे ऐसी महारत आ गई, कामरान हनीफ के पास कैसे ऐसी महारत आ गई? यानी इसका मतलब ये है कि पीपीएससी आप बड़ी खौफनाक बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ पेपर ही नहीं बिकते, हाँ जी, बल्कि इंटरव्यू भी मैनेज होते हैं। ये बहुत खौफनाक इल्जाम है आप लगा रहे हैं। ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। पीपीएससी ने, एंटी करप्शन ने ये पहले से बता दिया। इस ज़िमन में बीजेडयू के 2 प्रोफेसर थे, उनसे भी पूछ-पूछ की गई कि उन्होंने मैनिपुलेट किए, और मैं किसी के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, ये सारी चीजें जो फैक्ट्स हैं, जो वाकयात हुए हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हम जानवरों की तरह पढ़ते हैं, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों से पूछें, मेरे से आप पूछें, मैं आपको 5 मिनट के अंदर इधर पूरा नक्शा बना दूंगा, 5 मिनट के अंदर वर्ल्ड मैप, कुछ भी आप मेरे से पूछ लें। नहीं ठीक है, आप सीएसएस जितना तो नहीं पढ़ते, लेकिन उतने अहल सारे ये एमसीक्यू जो एग्जाम होता है ना, इसमें फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, सीएसएस वालों ने अपना पर्सपेक्टिव देना होता है, उन्होंने अपना जो है एक लिखना होता है, उनके पास राइटिंग स्किल होती है, लेकिन ये जो फैक्ट्स याद करना। इस टॉपिक से हट के जरा मुझे बताइएगा, थोड़ा सा अपने जो नाज़रीन है उनके इंटरेस्ट के लिए, किस किस्म के सवाल जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू? ये मैं इसके ऊपर बिल्कुल बात करूंगा कि अब इन्होंने नया, यानी करप्शन की खुद जो है करप्शन की और कैंडिडेट के ऊपर पूरा का पूरा गुस्सा निकाला जा रहा है। पहले इनका पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, यकसर इन्होंने पैटर्न बदल दिया। अब 100 के 100 सवालों में चौथा जो ऑप्शन होता है वो नन ऑफ दीज का होता है, और उसके ऊपर दुनिया की कोई टेस्टिंग एजेंसी इस तरीके की नहीं है। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख सकता हूं, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, श्रीलंका के भी, बांग्लादेश के भी। नन ऑफ दीज क्या मतलब? कोई भी ऑप्शन, यानी अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा जंगे कादसिया कब हुई, इसके अंदर ऑप्शन ए 18 सितंबर 634, उसके बाद 19 सितंबर 634, उसके बाद 21 सितंबर 634 और नन ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। और ये सारे सवालों में ये ऑप्शन कैरी कर रहा है, और चलें कैरी करें, ठीक है, एफपीएससी में भी ऐसे होता है, लेकिन सही उनमें से 25% सही जवाब है नन ऑफ दीज। यानी मैथ के सवाल कोई कैंडिडेट घंटा लगाकर सवाल हल करे और उसे पता चले इसके अंदर तो जवाब ही नहीं है, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज इसका जवाब है। यानी क्या किया जा रहा है? भोंडे तरीके से कैंडिडेट्स के ऊपर गुस्सा निकाला जा रहा है। सवाल बड़े मशहूर होते हैं। सवाल आपको बताऊं, पूछा गया जंगे कादसिया कब हुई, जंगे कादसिया कब हुई? 18 को, 19 को और 21 को, एग्जैक्ट डेट। उसके बाद पूछा गया सीज ऑफ दमास्कस, ये जो दमिश्क है इसका मुहासरा कब हुआ? उसके बाद रजब में, शिवाल में, और एग्जैक्ट डेट 14, 15, 16 और नन ऑफ दीज। उसके बाद पूछा जाता है जी ये एक असना अशरी शिया के जो इमाम हैं बड़े, याकूब अल कुलयानी, याकूब अल कुलयानी, उनकी डेट ऑफ डेथ बताओ। और उसके बाद एकदम हमसे वर्सिटैलिटी डिमांड कर रहे हैं, हमसे एक और चीज, यानी अखियां दे कोल कोल किसने गाया है ओरिजिनली? अच्छा, अखियां दे कोल कोल किसने गाया है? लता मंगेशकर का उस्ताद कौन था? लता, हमें क्या, अच्छा एक तो आप चाह रहे हो जंगे कादसिया किस डेट पर हुई? ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के आप बता रहे हैं। मैं सवाल बता रहा हूं, यानी क्या भोंडा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, अपना गुस्सा पूरा का पूरा हम पर निकाला जा रहा है। निकालें,
निकालें, लेकिन शफाफियत लाएं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें बिलाल आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक पर जाना है। नाज़रीन, ये देखिएगा हमारे सरकारी इदारे चलते किस तरह। मैं फिर कहूँगा कि मेरे लिए चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब और तमाम मेंबरान जो है काबिल एहतराम है, लेकिन ये चीज़ें इतनी दिलचस्प थी कि मैं रह नहीं सका। मैंने कहा, ये मैंने बार बार मैं रिक्वेस्ट करता रहा, हुकूमत पंजाब से की, PPSC से की कि आप आ जाएं, जवाब दे दें। अब भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जब भी आप चाहें इसका जवाब देना चाहें इन चीज़ों का, लेकिन ये चीज़ें बड़ी ठोस हैं, बड़ी वाज़ेह हैं, और अभी ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। नाज़रीन, ये अभी सिर्फ बात शुरू की है। आपको जो कुछ बताना है वो बहुत अहम है, बहुत ज़बरदस्त है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, बल्कि दिलचस्प से ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि ये सूरत हाल तशवीशनाक है। तशवीशनाक इसलिए है कि 24 तारीख को इंग्लिश का पेपर है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए, उसके बाद जनरल नॉलेज का 31 तारीख को है, लेकिन अभी तक जो पिछले पेपर कैंसिल किए गए थे, एक बहुत बड़े स्कैंडल के साथ कैंसिल किए गए थे, अभी तक उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। अभी तक ये नहीं पता कि आप इम्तिहान को शफाफ किस तरह बना रहे हैं और किस तरह आप जो पहले तमाम गलतियाँ हुई हैं उनको नहीं दोहराएंगे। ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि आपने किस तरह उन तमाम लोगों को जो कि पिछले स्कैंडल के मरकजी मुलजमान थे, उनको रोल नंबर स्लिप्स तक जारी कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और ये चीज़ एतमाद का बहरान पैदा कर रही है। CMIT की रिपोर्ट भी नहीं आई, PPSC ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, गलतियां जो माजी की थी वो दोहराई जा रही हैं, और ये सारा जो सिलसिला एक मरतबा फिर होगा तो किस तरह एतमाद किया जा सकता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर, जो अशरों से अपनी एक साख रखता है। लेकिन मैं ख़ास तौर पे इस 2-3 साल 4 साल की बात करूंगा, इसमें इस साख को पूरी तरह मजरू किया गया है। ये सूरत हाल, बिलाल मेरे साथ, मोहम्मद बिलाल मेरे साथ मौजूद है। आप लीड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जो इन इश्यूज़ को बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए, हक़ाइक़ के साथ जायज़ा लेते हुए सवालात उठा रहे हैं। तो इस वक्त भी बिलाल सूरत हाल ये है कि आप जो है इसकी बुनियाद पर रिजर्वेशंस रखते हैं जो पेपर होने जा रहा है इस पर। सर, इसमें मैं 2 यहाँ पर बातें करूँगा कि देखें, ये बना देते हैं जी अब तहसीलदार का भी पेपर होना है 24 को इंग्लिश का, अब उसमें एक पेपर नहीं होना। अब इसमें थे 1,03,498 कैंडिडेट, अब उसमें से जो 51,000 कैंडिडेट हैं उनका एक टाइम पेपर लिया जाएगा, और दूसरे 51,000 जो लोग हैं उनका सेकंड टाइम पेपर लिया जाएगा। अब वो जो फर्स्ट टाइम पेपर आएगा वो अगर लीनियंट पेपर है, वो अगर इजी पेपर है, और सेकंड टाइम में आने वाला मुश्किल पेपर है, तो लेकिन मेरिट बना देंगे सेम। ये कहाँ का असूल है? अगर आप वही बात कर रहे हैं जो इस वक्त MD कैट का इशू बना हुआ है। पूरा महीना उन्होंने पेपर्स लिए, हर रोज एक नया पेपर आता था, और स्टूडेंट्स का यही कहना था कि कोई एक पेपर आसान हो जाता था, कोई एक पेपर जो बहुत मुश्किल, 1 मिनट में रिजॉल्व हो सकता है, ये उसका अलग मेरिट बना दें, उसका अलग मेरिट बना दें, लेकिन विल ही नहीं है ना, विल ही नहीं है। इसके अलावा आप देख लें, इंटरव्यू में देख लें, इंटरव्यू में देख लें क्या करते हैं। इंटरव्यू 500 कैंडिडेट्स आए, 250 कैंडिडेट्स का एक बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है, और 250 कैंडिडेट्स का एक बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है। मेंबर है ना PPSC के टोटल 18 मेंबर्स हैं, उनमें से किसी को भी डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि आपने भी इस सीट के अगेंस्ट इंटरव्यू लेने। चले 250 नहीं तो 100 करके दे देंगे, 4-5 बंदों को दे देंगे। अब 4-5 बंदों को दे दिए जी, उन्होंने इंटरव्यू लेने। अब एक बंदे का माइंडसेट है कि वो 80 से ऊपर नंबर नहीं देता, एक बंदे का माइंडसेट है 70 से ऊपर नहीं देता, एक बंदे का माइंडसेट है 60 से ऊपर नहीं देता। अब फाइनली अगर फॉर एग्जांपल 80 वाले बंदे ने 100 लोगों का इंटरव्यू लिया, तो वो 100 के 100 रखे जाएंगे। क्यों? वो तो 80-80 देता है सबको, और बाकी जो 70 देने वाला था। मुझे एक बात बताइए, क्या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि एक कैंडिडेट है उसको आप A+ समझते हैं तो उसको इतने नंबर दें, आप उसको A ग्रेड का समझते हो इतने दें, B+ समझते हैं इतने दें, B समझते हो इतने दें? इस किस्म का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस सर, ये आपको देखें पता है, ये आपको आइडिया है, यानी आपने 1 मिनट के अंदर सोल्यूशन दे दिया कि बस चेयरमैन साहब बिठाएं सब मेंबर्स को और उनको सिंपल ही कहें कि अगर आप किसी कैंडिडेट को A+ समझते हो तो उसको 80 to 85 दे दो, या 85 to 90 दे दो। अगर किसी को A समझते हो उसको 90। ये नाज़रीन आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगी कि एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स पे बड़ा मेहरबान है, वो नंबर खुल के देता है तो वो बच्चे ज़्यादा नंबर ले लेंगे। उसके मुकाबले में दूसरा टीचर है, वो बड़े सख्ती के साथ नंबर देता है, थोड़े देता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तरफ के बच्चे सारे कामयाब हो जाएंगे, और उनकी बदकिस्मती के उनको, मिसाल के तौर पे एक जस्टिस साहब हैं, वो बड़े सख्त हैं नंबर देने में, उसके मुकाबले में कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, वो लीनियंट है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जस्टिस साहब के पास गए स्टूडेंट्स, वो तो बेचारे मारे गए, उनको तो 70 से ऊपर नंबर नहीं मिलने, और दूसरी तरफ हो सकता है 85 मिल जाए। ये 15 नंबर का जो गैप है वो नौकरी से महरूम कर देगा, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूं एग्जैक्टली सेम, कि ये एक कमेटी अगर नहीं बना सकते ना बनाए। मैं समझता हूं कि अगर, क्योंकि हमें स्पीड पे कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना। हम पहले हमारे 3 साल जाया हो चुके हैं। 3 साल कैसे जाया? 3 साल हमारे इस तरह जाया हो गए कि जनाब ये स्कैंडल को आए हुए 2 साल हो गए। 2 साल ये, इसमें अब आपको पता चल गया होगा, जो तमाम नाजरीन है इनको पता चल गया होगा इसमें हमारा क्या कसूर है। हम सिर्फ और सिर्फ बली के बकरे हैं। हम आते हैं, हम अपनी तैयारियां छोड़कर अपना प्रोटेस्ट करते हैं। हम अली मुर्तजा साहब जो CMIT के इंचार्ज हैं उनकी मिन्नतें करते हैं, गवर्नर साहब के दरवाजों के सामने जाकर पांव रगड़ते हैं, अपना सर रगड़ते हैं, उनके तलवे चाटने की कोशिश करते हैं कि यार हमारी बात सुन लो, हम हक पर हैं, हम 2 साल से तैयारियां कर रहे हैं, प्लीज हमारी बात सुन लो। कोई नहीं सुनता। यार ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये एक कमीशन है, ये है, कमीशन से कौन पूछेगा? हमें बताओ ना, गवर्नर साहब की जुरिस्डिक्शन नहीं है क्या? CM पंजाब नहीं है? तो मैं इमरान खान साहब को कहूंगा FIA को एक्टिव करें इस इशू में। क्यों? हमें क्या पता कि CM इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं? हमें क्या पता गवर्नर इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं? हमें क्या पता कि चेयरमैन साहब इसमें? कमीशन की खुद मुख्तारी का मतलब ये नहीं है कि वो पंजाब की आवाम को, पंजाब के नौजवानों को भी जवाबदेह नहीं है, वो किसी आइन को भी जवाबदेह नहीं है, किसी कानून को नहीं है। हम उनकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, हम उस खुद मुख्तारी को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन जहां पे शकूक शुबात होंगे खुद अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा उसका। जो आप एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इसको किस तरह लेते हैं आप? सर मैं ये बात करता हूं, देखें कोविड आया 2019 में आया। अब कोविड में हमारा क्या कसूर है? अब जो मैं ओवर एज हो चुका हूं, अब मुझे बताएं, मेरी ये तैयारी इतनी आपने देख ली, मैं इतने अरसे से तैयारी कर रहा था, अब मैं नेक्स्ट जो है किसी सीट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों मैं अप्लाई नहीं कर सकता? क्यों? मैं ओवर एज हो चुका हूं। कोविड के दौरान पेपर्स लिए ही नहीं गए, पोस्ट आई नहीं। बिल्कुल, कोविड के दौरान आपको मैं पोस्ट के एतबार से बता देता हूं। ये 1 करोड़ नौकरियों की बात की जाती है ना, 1 करोड़ नौकरियां, मैं आपको रियलिटी बताता हूं टोटल। अच्छा एक मिनट, आप एज रिलैक्सेशन की जो बात कर रहे हैं वो इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि पोस्ट नहीं आई, नौकरियां नहीं दी, ना नौकरियां दी गई। आपके पास इदादोशुमार मौजूद हैं कि माजी में पहले कितनी नौकरियां दी जाती थी, और अब क्योंकि आपने जो बात की ना 1 करोड़ नौकरियों की, उससे मुझे याद आया अभी फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कि हम तो 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दे चुके हुए हैं। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है नौकरियां देने के हवाले से? सर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने 2018 में इन्होंने 15,000 नौकरियां दी, 15,000 नौकरियां दी। उसके बाद ये 2019 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, ये जो अब रिसेंट गवर्नमेंट चल रही है, तो इसमें उन नौकरियों की तादाद हो गई 8,000, और कैंडिडेट्स पहले थे 5 लाख, फिर हो गए 10 लाख, और अभी 2020 के जो अदाद शुमार हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक 15 लाख कैंडिडेट्स हो चुके हैं, और नौकरियों की तादाद जो है वो 5,000 हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 5,000 लोगों को रेकमेंड किया है, सिर्फ और सिर्फ। मैं ये नोट कर रहा था आपके बताए हुए, आप वेरीफाई कर लें। 5 लाख से 10 लाख हुए, 10 लाख से 15 लाख हो गए। जब 5 लाख कैंडिडेट थे 2018 में 15,000 नौकरियां दी गई, और फिर बाद में 8,000 रह गई। ये सिर्फ PPSC की बात कर रहे हैं। FPSC की अभी सीट्स आई हुई, FIA की सीट्स आई हुई थी, सिर्फ सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इन तमाम की सीट्स आई हुई थी, 12 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। वैसे अगर मैं ओवरऑल ग्रेजुएट्स की बात करूं जो बेरोजगार हैं, तो उनकी तादाद लाखों में नहीं, करोड़ से ऊपर है। ये मैं आपको पंजाब में, हाँ जी, सिर्फ पंजाब की बात मैं कर रहा हूं, करोड़ से ऊपर है जो कि बेरोजगार हैं और ग्रेजुएट्स और भी हैं। नौकरियां जो हैं, जो पहले कोई 15,000 दी भी जा रही थी, वो भी आधी होती चली जा रही है। सर PhD वेले बैठे हैं, मैं कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं एमफिल PhD मेरे से बेचारे पढ़ रहे हैं। मैं अपने आप को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझता, लेकिन क्या है, वो समझते हैं यार शायद यार पढ़ लें, शायद कोई नौकरी मिल जाए। वो समझते हैं कि आपको सारे घूर आते होंगे, सारे घूर आते होंगे, आप बता देंगे किस तरह अपीयर होना है, किस तरह काम करना है, किस तरह तैयारी करनी है। यानी दलील हो गए। एक बंदा 20 साल PhD में 20 साल लग जाते हैं जिंदगी के, 20 साल जो है वो लगा के उसके बाद उसको PPSC का। अब आपका अगला इशू ये है कि चूंकि ये नौकरियां नहीं दी जा रही थी, पोस्ट नहीं आ रही थी कोविड की वजह से, और उसके बाद स्कैंडल की वजह से हमारा कोई मामला नहीं है, आपका कोई इशू नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं है बिल्कुल। लेकिन इस दौरान जो नौकरियां नहीं दी गई, वो नौजवान जो हैं वो ओवरेज हो चुके हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे इन नौकरियों के लिए।
बिल्कुल, मैं आपके सामने बैठा हूं, मिसाल मैं ओवरेज हो चुका हूं जी, मैं ओवरेज हो चुका हूं, और इस तरह के बहुत सारे लोग जो तैयारियां कर रहे थे, अब हम तो तैयारियों पे लगे हुए थे और साथ में प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, साथ में मिन्नतें भी कर रहे थे, हर मिनिस्टर के हमने पास जाना कि हमारी बात सुन लें, लेकिन किसी ने नहीं। और हमारे एज रिलैक्सेशन लाजमी मिलनी चाहिए। मैं 5 साल एज रिलैक्सेशन की डिमांड करता हूं। अभी जो करंटली चल रही है कि वो जनरल एज रिलैक्सेशन उन्होंने 5 साल दी है, इसको ये बढ़ाकर 5 साल 10 साल कर दे, 35 साल तक मेल के लिए हो जाएगा और फीमेल के लिए जो 38 साल तक हो जाएगा। उनको भी फीमेल, मैं फीमेल की यहाँ पर लाजमी नुमाइंदगी करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मुझे फैसलाबाद से भी एक बच्ची की कॉल आई हुई थी कि पटवारी के अंदर भी उनकी साथ ज्यादती हुई है, तो फैसलाबाद में कि 18 लाख रुपए की सीट दे दी गई। तो उन्होंने मुझे लाजमी कहा था कि ये इशू को लाजमी हाईलाइट करें, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि पटवारी की सीट 18 लाख में दे दी गई। हाँ जी, 18 लाख दे दी गई। वो कैसे? वो ऐसे दे दी गई। उन्होंने जो मुझे बताया कि भाई पैसे लिए एसी साहब ने, एसी साहब के अंडर होता है ना ये पटवारी को रिक्रूट करना, इनका एक टाइपिंग टेस्ट होता है कंप्यूटर के ऊपर, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को रख लिया गया जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं थी पटवारी के अंदर। ये तो बड़ा मशहूर हुआ था मामला। हाँ, ये रेट से ये काफी मशहूर, यानी हर जगह ही करप्शन है। मैं तो बस एक करप्शन के ऊपर अपने आप को स्टिक करना चाहता हूं कि पीपीएससी हमारा मामला है, मेरी इसके ऊपर रिसर्च है। मैं आपको सिंपल बात करता हूं, एक ये तहसीलदार का पेपर जो है ये खत्म हो जाना चाहिए, अभी इनको डिले कर दें, 1 हफ्ते के लिए करें या 2 हफ्ते, पहले हमें ये रिपोर्ट दें कि इन्होंने क्या कार्रवाई की है, क्या इनके पास प्रूफ्स हैं, क्या इन्होंने जो है उसके ऊपर स्टांस है इनका, और दूसरे नंबर पर हमें एज रिलैक्सेशन दें। हमें दूसरे नंबर पर एज रिलैक्सेशन दें। जब तक हमें एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे, हम जो है लाजमी, कल मैं प्रोटेस्ट की भी कॉल दे रहा हूं, कल हम इंशाल्लाह 10 बजे पीपीएससी के हेड ऑफिस के बाहर, मैं तमाम कैंडिडेट से भी गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोगों ने जो है वो आना है। अगर कोई नहीं भी आएगा, मैं लाजमी खड़ा रहूंगा। लाहौर में हम एलडीए प्लाजा में लाजमी अपना एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट हमने जैसे पहले किया था, एक इन जालिम के खिलाफ आवाज उठाना, कलमा हक कहना जिहाद है, और हम इंशाल्लाह इस जिहाद के अंदर हिस्सा लेंगे। और हमारे मुतालबात होंगे कि तहसीलदार के पेपर को अभी डिले किया जाए, क्योंकि ये हमारे पहले तहफुजात को दूर किया जाए, इंक्वायरी कमेटी दी जाए। बिलाल, मैं मजीद भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाते हुए ये मुझे जेन्युइन लगता है मुतालबा कि पहले ये बता दें कि पहले इतनी बड़ी करप्शन हुई, इतना बड़ा स्कैंडल बना, आपने क्या इकदाम किए कि इस दफ़ा फुल प्रूफ हो? आप थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कर दें कि आप इतनी भी नज़र क्यों नहीं रख सके कि आप मरकजी जो मुल्ज़िम हैं, मुजरिम नहीं मैं अभी कहता, अभी मुल्ज़िम हैं जो जेल में हैं, और कुछ जेल में नहीं भी हैं, और कुछ लोग नाम गायब हो चुके हैं, मैं पता ही नहीं कहाँ पर हैं, जो एंटी करप्शन की FIR में है, बाकी जगहों पे मीडिया पे नाम आते रहे, वो तमाम लोग जो थे, आपने उनको रोल नंबर सिर्फ कैसे जारी कर दी? आप बिल्कुल विजिलेंट नहीं थे। फिर उससे आगे बढ़ते हुए एज रिलैक्सेशन जो है, बाकी 2-3 बरस में अगर ये हाल रहा है, नौकरियां नहीं दी गई, तो लोग तो ओवरेज हो रहे हैं। क्या करेंगे लोग? किस तरह? जिन्होंने MA कर लिया, MPhil कर लिया, PhD कर ली, पढ़ते रहे कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अगर वहां पर आगे जाके ये सब कुछ देखना पड़ेगा तो क्या बनेगा? मजीद बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, एक और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से आपको बात बताता चलूँ, वो ये है कि वहाँ पर जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी वो डिसीजंस लेते हैं, उस पर कोई 1, 2, 3, 4 नहीं, कोई 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नौजवानों की नज़रें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि एक एक पोस्ट के लिए लाखों लड़के और लड़कियाँ जो पंजाब भर से हैं वो अप्लाई करते हैं। अब हाल ही में एक फ़ैसला हुआ एकेडमिक मार्क्स के हवाले से, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि उस पर ज़रूर बात कीजिएगा, बिलाल साहब से ज़रूर पूछिएगा। पूछना क्या है, वो फ़ैसला तब्दील कर दिया गया। मैट्रिक के पहले 9 नंबर, FA के 12 नंबर और BA के 19 नंबर हुआ करते थे, और इससे टोटल 40 नंबर बनते थे, मिला के बनाए जाते थे, जो कि स्टूडेंट्स को मिलते थे उसमें से। अब उसको चेंज कर दिया गया। ये चेंज किस हद तक किया गया, क्या चेंज किया गया, और रिजर्वेशंस क्या हैं? मैं बिलाल आपकी तरफ आता हूँ। ये जो एकेडमिक मार्क्स चेंज किए गए हैं, ये तब्दीली लाई क्या गई है, और ये क्या बेस क्या उसकी? जी सर, ये पहले जैसा कि आपने अर्ज कर दी कि 9 और 12 और 19 ये नंबर थे, अब इन्होंने कर दिए हैं 5 मैट्रिक के, 7 FSC के और 28 नंबर ग्रेजुएशन के, BA के। हाँ जी, BA BSc के। हाँ जी, BA BSc। असल में 28 नंबर इतने ज्यादा क्यों बढ़ा दिए? अगर 3 पेपर एग्जाम होगा, अगर 4 पेपर एग्जाम है उसके लिए यानी MSc को ये ज्यादा वेटेज देंगे, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट्स 3 पेपर वाले होते हैं, 3 एग्जाम वाले होते हैं। तो उसमें 3 एग्जाम में 5 नंबर जो है मैट्रिक के, 7 नंबर FSC के और 28 नंबर जो है ग्रेजुएशन के। इसका मतलब जिसके BA में अच्छे नंबर आ गए वो तो पंजाबी में कहते हैं तर गया। हाँ जी, लेकिन आप अपने मुल्क
मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं पीपीएससी को, जब आप पॉलिसीज बनाते हैं ना, अपने मुल्क का सिस्टम चेक कर लीजिए करें। आप लाजमी देखा करें, यहां पर कहीं एनुअल सिस्टम है, और एनुअल सिस्टम में आप लोगों को आइडिया है कोई नंबर नहीं देता, बच्चों के नंबर होते हैं 60-60%, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जीपीआं बांटती हैं, 4-4 जीपीआं बांटती हैं, तो उनको कैसे सिस्टम में हाँ वैसे जी, भी बेहतर सिस्टम में वैसे ही बेहतर होता है, वैसे ही बेहतर होता है। उसके अलावा आप देखें रिलेटिव मार्किंग होती है, नस्ट वगैरह है, दूसरी यूटी लाहौर है, बात जगह पर रिलेटिव मार्किंग होती है कि अगर किसी का वहां पे नंबर बहुत अच्छे मिल गए। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे पहले से एनुअल सिस्टम के तहत आए वो तो मारे गए इसमें। हाँ, वो मारे गए। जिनके पहले बनते थे 38-38, अब उनके बेचारों के आगे 10 नंबर इकट्ठे कम हो गए। यानी ये जो पॉलिसियां बनाते हैं, ये बताएं तो सही, क्या इसके पीछे मंतक क्या होती है? यानी कुछ हमारे क्योंकि हमें तो बताया ही नहीं ना। यानी कि जो बच्चा सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ के आया, इस बारे में हमने, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं बात, जी। इस जिम्मन में मैंने कॉल की ऑफिशियल्स को पीपीएससी के, उन्होंने आगे से कहा ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इंटरनल मैटर किस तरह हो गया? ये तो बच्चों से मेरे पास रिकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि आप बच्चों के हवाले से ये फैसला कर रहे हैं, उनको इतने नंबर इस चीज के दे रहे हैं, तो आपको बच्चों को बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। इंटरनल मसला तो भाई आपकी सैलरी का मसला हो तो हम कहें आपका इंटरनल मसला है, आपकी प्रमोशन का मसला हो हम कहें आपका इंटरनल मसला है। ये ईस्ट इंडिया ले रहे हैं बच्चों से, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, बस ईस्ट इंडिया कंपनी है, फैसला सुना देगी और हम महकूम है। सर जस्टिफाई करना है, हाँ। जस्टिफाई करना है आपने उसको। बिल्कुल। इसकी जस्टिफिकेशन आपको नजर नहीं आती 28 नंबर की? बिल्कुल 28 नंबर की जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। ये मैं समझता हूं, अगर एकेडमिक मार्क्स इतने अहम है तो आपके मुल्क का जो प्राइम एग्जाम है सीएसएस और पीएमएस, उसमें क्यों नहीं शामिल? अगर एकेडमिक मार्क्स इतने अहम है तो सीएसएस वाले लोगों को एकेडमिक मार्क्स के नंबर क्यों नहीं कैलकुलेट किए जाते, उनको क्यों नहीं दिए जाते, पीएमएस वालों को क्यों नहीं दिए जाते? ये बताएं कि अगर एक एकेडमिक मार्क्स बंदा, सीएसएस का क्या क्राइटेरिया है? सेकंड डिवीजन बीए, जिसकी सेकंड डिवीजन है बस कोई एकेडमिक मार्क्स के उसे 10 नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो अगर एकेडमिक मार्क्स इतने अहम हैं तो वहां पर भी लेकर जाएं, पीएमएस में भी लेकर जाएं। अगर नहीं अहम, अगर मैं यहाँ से आपसे इख्तलाफ करूँ और कहूँ कि ये अगर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और इसमें शामिल किया गया तो अच्छी बात है। ये नहीं, इसमें नहीं, देखें या तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी, या आप देखें अभी मैट्रिक में 1100 नंबर, एफएससी में 1100 नंबर, ये तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो 1100 नंबर लेने वाले लोग हैं उनको साइंस की डेफिनेशन तक नहीं आती। यानी किसी अगर मैं आपके यहाँ पर इस चीज़ पे साथ चला जाऊँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं पूरे का पूरा डिपेंडेंट हो जाऊँ कि पीपीएससी जो भी कर रही है ठीक कर रही है, वो इंटरव्यू में जितने नंबर दे रहे हैं, टेस्टों में जितने नंबर दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं। बिल्कुल गलत दे रहे हैं, बिल्कुल गलत। यानी कि आपको किसी तरफ तो आना पड़ेगा ना बिलाल। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपने नंबर 19 से 28 किए हैं तो उसको कुछ जस्टिफाई करना चाहिए उसको। नहीं, मैं ये कह रहा हूं खत्म कर देना, जैसे सीएसएस में है, जैसे पीएमएस में है, वैसे कर दें। यानी हमें इंटरव्यू और टेस्ट की बुनियाद पर जांचें, टेस्ट के वेटेज को बढ़ा दें, टेस्ट के वेटेज को 70 कर दें, 70 कर दें उसको, और 100 कर दें इंटरव्यू को, 170 पर जो है जज कर लें हमें। अगर मैं ये कहूँगा सीएसएस में भी और पीएमएस में भी एकेडमिक मार्क्स होने चाहिए ना, एकेडमिक मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है। अब एक बच्चे ने जिसने 1100 ले लिया, आप एकेडमिक्स किसी में भी चले जाएं तो वहां पर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रखा जाता है। अब जब आपने 1100 नंबर किसी बच्चे को दे दिए ना, उसके जहन में क्या चैलेंज रह गया कि उसके अंदर क्या कमी है? वो तो समझेगा मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ ये सबसे बड़ा इशू बन जाएगा। और सबसे बड़ा इशू एक और बनेगा कि जिन बच्चों के 1100 नाज़रीन मार्क्स आ गए हैं, अब अगर वो फेल हो जाते हैं, किसी जगह पे उनको एडमिशन नहीं मिल पाता, वो टेस्ट में, जैसे जीसी के वाइस चांसलर मेरे प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि वो टेस्ट लेंगे, रह गया तो पीछे की रह गया। बहरहाल अब आप मुजाहरा करने जा रहे हैं कल। बिल्कुल, मैं तमाम नौजवानों को कहूंगा, पंजाब के स्पेशली लाहौर के लोगों को मैं कहूंगा कि एलडीए प्लाजा में कल हमारा प्रोटेस्ट है, और हमारी प्राइमरी डिमांड, पहले नंबर की हमारी डिमांड ये लाजमी सुनी जाए कि तहसीलदार का पेपर हम उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक देने नहीं जाएंगे जब तक हमारे हाथ में इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं दी जाएगी पीपीएससी के थ्रू। हमें पीपीएससी नोटिफिकेशन नहीं देगा कि बेटा यहां पर हुई थी करप्शन, यहां पर जो है लूप होल से ये हमने ब्लॉक कर दिए, अब करप्शन नहीं होगी, आप मेहरबानी करें। और डिमांड्स क्या आपकी? ये दूसरे नंबर पर हमारी डिमांड है कि जो ये एज रिलैक्सेशन जो है, अब आपकी वजह से हमारी एज जो है ना ओवर एज हो चुकी हैं, आपको इसके अंदर इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपकी कैपेसिटी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप एक डायरेक्टिव जारी कर सकते हैं कि जिसमें आगे जो है एस एंड गैड या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है इसको प्रॉब कर सकते हैं। उसके बाद ये एकेडमिक मार्क्स
और उसके बाद ये डिफरेंट जो बैजेस बनते हैं इंटरव्यू के लिए और उसके लिए पेपर के लिए, ये भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। और नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है वाकई अलार्मिंग है और मामला इतने बेहतर नहीं है, बल्कि इससे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ये जो तमाम चीज़ें, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे के चेहरे पे कालक मली जा रही है, क्योंकि इसके नतीजे में जो लोग आएंगे वो सूबे के ऑफिशियल्स होंगे, सूबे को उन्होंने चलाना है, यहाँ पर काम करना है, तो कैसे चलेगा। मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा कि आप ये ना समझिएगा कि हम आपको कोई तंग करना चाहते हैं, हम आपकी साख को बहाल करना चाहते हैं। आप हमें दुश्मन ना समझे, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके साथी हैं, हम आपको पहले की तरह बाइज्जत देखना चाहते हैं, इस इदारे को, इसकी साख को, इस पर एतमाद बहाल देखना चाहते हैं। आप 10 मरतबा मेरे प्रोग्राम में आके बात करना चाहें, मैं बसरो चशम आपको खुश आमदीद कहूँगा, लेकिन खुदा के लिए बातों को सुने, अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। ये मेरे सूबे के लाखों नहीं करोड़ों बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, उन जिसके ऊपर करप्शन, नाअहली और मखसूस मफादात जो हैं उनका ठप्पा लगा हुआ है। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और मेरी ईवान वज़ीर आला से भी दरख्वास्त है कि वो अपनी CMIT की रिपोर्ट को जारी करें और उसके नतीजे में इस्लाहात करें ताकि ये तमाम शुकूक व शुबात ख़त्म हो। यही दरख्वास्त है, आज जाना दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।